Welcome to the online classes of Crescent Public School. Hello everyone. Very good morning to all of you. Well, this is Vanchika and today we will start our next chapter, that is chapter number 10, Respiration in Organisms. See, बहुत ही बेसिक चीज़ें पहले उन्होंने चैप्टर में आपको बताई हैं कि हमें चलने के लिए, दौड़ने के लिए, स्टेयर्स चढ़ने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, सबके लिए वी नीड एनर्जी. इवन when we are talking, eating, reading, writing or sleeping, energy is required. चाहे आप बात कर रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो, चाहे इवन आप सो भी रहे हो ना, तब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है. The processes like digestion of food, beating of heart and movement of ribs and diaphragm during breathing, etc., which take place inside our body also need energy for their working. सपोज़ आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हमारे रिब्स मूवमेंट हो रही है जब हम सांस लेते हैं, इन सब में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. In fact, we need energy to perform all the activities which maintain our life and also to do work. तो ये एनर्जी मिलती कहाँ से है? जो हम खाना खाते हैं, है ना. The food has stored energy. The stored energy of food is released slowly during the process of respiration which takes place inside our body all the time. कहते हैं ये जो stored energy होती है ना फूड में, वो धीरे धीरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमारी बॉडी को हर टाइम मिलती रहती है, इवन व्हेन वी आर स्लीप. ओके. और हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रेस्पायर करना पड़ता है ताकि उनको खाने से एनर्जी मिले और फिर वो सर्वाइव कर सकें. ठीक है. फिर कहता है मैनी टाइम्स वी सी आवर पेरेंट्स इंसिस्टिंग दैट वी शुड ईट फूड रेगुलरली. कहते हैं कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स ज़ोर देते हैं हमारे को कि नहीं खाना खाओ, रेगुलरली खाना चाहिए. क्यों कहते हैं? क्योंकि फूड इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी विच प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू मेंटेन आवर लाइफ एंड स्टे हेल्थी. कहते हैं ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, सभी एनिमल्स को, इवन प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है. तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. कहते हैं जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन हमारे हर लिविंग सेल्स में होती है, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है, और रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल द लिविंग सेल्स. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू द सेल, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड and then eliminating the waste products carbon dioxide and water from the body. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? एक तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो यूज़ होती है हमारे खाने के साथ, और फिर खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है, और फिर वेस्ट प्रोडक्ट जैसे वाटर हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो हम फिर रिलीज़ कर देते हैं. मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड. कहते हैं मोस्ट ऑफ सभी लिविंग थिंग्स जो हैं उनको ऑक्सीजन तो चाहिए होती है ताकि वो फूड से एनर्जी ले सकें. दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न्स देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी. यही ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ कंबाइन होकर धीरे धीरे हमारे को एनर्जी प्रोवाइड कराती है, और ये एनर्जी सभी लिविंग थिंग्स फिर यूज़ करते हैं. इसकी इक्वेशन क्या हुई, रिएक्शन क्या हुई? ग्लूकोज फूड हमने जो खाया, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, रेस्पिरेशन हुई हमारे बॉडी सेल्स में, क्या रिलीज़ आउट हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, वाटर, और हमें एनर्जी मिली. ठीक है. कहते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के द्वारा. किस में ब्रेक डाउन हो गया, किस में टूट गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज हो गई. ठीक है. कहते हैं रेस्पिरेशन इज़ अ काइंड ऑफ स्लो बर्निंग या स्लो कंबशन ऑफ फूड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस एनर्जी. कंबशन का मतलब होता है जलना, बर्निंग. आप 8th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में.
रेस्पिरेशन भी एक तरह का धीरे धीरे स्लो कंबशन ही है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल रिवर्स है फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, दो मेन पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। एक है ब्रीथिंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम सांस लेना बोलते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। दूसरा क्या है, यूजिंग ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, यानी कि ये वाला प्रोसेस। ओके, अब एक और बार डेफिनेशन वो दे रहा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सेल्स में जो खाना है वो ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, इसी को बोला जाता है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये क्योंकि हमारे बॉडी के इनसाइड सेल्स में हो रही है इसलिए इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? अब रेस्पिरेशन दो टाइप्स का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। कितने टाइप्स का होता है? एरोबिक एंड एनारोबिक। अब देखो, रेस्पिरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। हमने यही पढ़ा अभी तक कि जो ग्लूकोज है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है ना। तो कहता है रेस्पिरेशन कैन हाउएवर ऑल्सो टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर थो इट इज़ वेरी रेयर। कहता है रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी होती है, बट वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके। कहता है दिस मीन्स दैट द ब्रेक डाउन ऑफ फूड like glucose to release energy can occur in the presence of oxygen as well as in the absence of oxygen। तो हम कह सकते हैं कि खाने का जो ब्रेक डाउन है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। और उसी के बेस पे रेस्पिरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एरोबिक और एनारोबिक। अब यही डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन। कहता द रेस्पिरेशन विच यूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। कहता वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड और ग्लूकोज अकर्स विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। कहता है जिस रिएक्शन में, जैसे ये लिखी हुई, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का यूज़ होगा खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ इन्होंने, ग्लूकोज, फूड, ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वाटर निकला, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ओके, तो ज़्यादातर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, चाहे ह्यूमंस हो गए, डॉग्स हो गए, कैट, डॉग, काउ, एलिफेंट, बफेलो, डियर, लिजार्ड, स्नेक्स, अर्थवर्म, ये सब क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो, all the organisms which obtain energy by aerobic respiration can't live without the oxygen of air। अब कहते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है ना, वो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। क्यों नहीं? दिस इज़ बिकॉज इफ देर इज़ नो ऑक्सीजन दे कैन नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड विच दे ईट, है ना। ऐसा ही होगा क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगी वो उसमें खाने जो हम खाएंगे उसी से ऑक्सीजन के साथ ही तो एनर्जी मिलेगी ना। अब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो एनर्जी हमें खाने से मिलेगी नहीं, तो ऑब्वियसली हम नहीं रह सकते फिर, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मच मोर एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है बिकॉज कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है उसमें खाने का। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब खाने का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और कंप्लीट ब्रेकडाउन होने के बाद हमें मिला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन बिल्कुल उल्टा, जिसमें बिना ऑक्सीजन के हम रेस्पिरेशन करें, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ ना हो, विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब ही यही होता है विदाउट एयर।
अब कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक यीस्ट है, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज हैं जो खाने से एनर्जी लेते हैं बट बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो खाना होता है वो बिना ऑक्सीजन के क्या क्या प्रोड्यूस करता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज या फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, क्या क्या बनेगा, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। वहाँ क्या क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिली थी। यहाँ पर अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिल रही है, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन होगी, ग्लूकोज फूड, कोई ऑक्सीजन नहीं दी, अल्कोहल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी बनी। यहाँ पे देखो उन्होंने पिक्चर दिखा रखी है यीस्ट की। यीस्ट इज़ अ सिंगल सेल फंगस, ओके। ये शायद आपने चैप्टर नंबर 1 या 2 में भी पढ़ा होगा। कहते हैं ओनली अ फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन टू ऑब्टेन एनर्जी। बहुत ही कम करते हैं ऐसे एनारोबिक रेस्पिरेशन, और all the living organism which obtain energy by anaerobic respiration can live without the oxygen। वो बिना ऑक्सीजन के भी फिर रह सकते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है ही नहीं खाने से एनर्जी लेने के लिए, ओके। यीस्ट इज़ एन एनारोब, ओके। यीस्ट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है। यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक्चुअली में यीस्ट एक सिंगल सेल फंगस है। इन यीस्ट अ सिंगल सेल रिप्रेजेंट द होल ऑर्गेनिज्म। एक जो सिंगल सेल है वो पूरा ऑर्गेनिज्म है, पूरा जीव जंतु है। यीस्ट का इस्तेमाल अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में, वाइन या बियर बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है। कैसे करते हैं, वो धीरे धीरे रेस्पायर करते हैं एनारोबिकली, और यीस्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में। इसीलिए यीस्ट का इस्तेमाल इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। इससे वाइन भी बनती है, बियर भी बनती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो ब्रेड मेकिंग में यही काम आएगा। यीस्ट जो है वो जो ब्रेड है बहुत फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी हो रही है, ओके। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट में होती है उससे अल्कोहल भी मिला बनाया जाता है, वाइन या बियर भी, और ब्रेड भी बनाया जाता है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि पूरी तरह से खाना जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही। और क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं इस रेस्पिरेशन में, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पर क्या मिल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इज़ दैट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। कहते हैं हम ह्यूमन बींग्स नॉर्मली हमें एनर्जी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन से, बट कई कंडीशंस पे हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है वो हमें हमारी मसल्स को कुछ टाइम के लिए कौन सा रेस्पिरेशन से मिलती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। कहता है व्हेन द ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप फास्टर इन आवर मसल सेल्स देन can be supplied by the blood, then a temporary deficiency of oxygen occurs in the muscle cell। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जल्दी यूज़ होती है हमारे मसल सेल्स में, तो कई बार टेम्परेरी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे मान लो हमने कोई फिज़िकल एक्सरसाइज की हैवी, आपने वेट लिफ्टिंग की या साइकिलिंग की या आप दौड़ लगा रहे हो, तो क्या होगा, हमारी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए हमारी मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थ्रू ब्लड इज़ लिमिटेड एंड हैंस इनसफिशेंट। तो वहाँ पर कौन सी रेस्पिरेशन होगी, अगर ऑक्सीजन कम हो रही है या ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है विदाउट द ऑक्सीजन, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है जिससे हमें और एनर्जी मिल जाती है हमारी बॉडी को, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशंस जो हमारी मसल्स में होती है वो हैवी फिज़िकल एक्टिविटी के दौरान होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो यूज्ड हो जाती है, बहुत जल्दी यूज़ होती है हमारे मसल सेल्स में, और फिर ब्लड जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं पा रहा होता, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे
कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? देखो, खाना जो खाया था, कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में हुई, लैक्टिक एसिड बना और एनर्जी मिली। ठीक है, कहता वैसे तो हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे ज़्यादातर एनर्जी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से ही मिलती है, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल्स में होती है वो हमें एक्स्ट्रा कई बार एनर्जी देती है जो हमें कुछ कंडीशंस पे चाहिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है, देखो प्लीज़ नोट दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट टेक्स प्लेस ओनली इन द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द मसल्स ऑफ अदर animals such as lion, tiger, deer when they run very fast and require much more energy than normal. ठीक है, अब देखो हैवी फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे कई बार हमें मसल क्रैम्प्स पड़ता है, बहुत ही पेन होता है हमें मसल्स में। एक्चुअली में क्या होता है उस टाइम पे, देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मसल्स में होती है तो उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, तो वो लैक्टिक एसिड कई बार इकट्ठा हो जाता है हमारी मसल्स में, जिसकी वजह से वो दर्द होने लगता है, और उसको रिलीफ देने के लिए, आपको उसको ठीक करने के लिए हॉट वाटर बाथ लेनी पड़ती है या फिर मसाज लेनी पड़ती है। फिर ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है हमारी मसल्स में, ब्लड सही से फ्लो करने लगता है तो ऑक्सीजन मिलने लगती है सेल्स को, लैक्टिक एसिड जो इकट्ठा हुआ होता है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और हमारे क्रैम्प्स को रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं दोनों में ही एनर्जी प्रोड्यूस हुई ग्लूकोज से, खाने से। दोनों ही रेस्पिरेशन कहाँ हो रही थी? सेल्स में, उसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी मैंने बताया था ना बोलते हैं। ओके, और डिफरेंसेस में देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है हमारे खाने का, इसमें पार्शियल होता है, पूरी तरह से ब्रेकडाउन नहीं होता। इसमें क्या क्या बनता है इस रेस्पिरेशन के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पर क्या बनता है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और मसल्स के केस में लैक्टिक एसिड भी। एरोबिक रेस्पिरेशन से हमें काफ़ी अमाउंट में एनर्जी मिलती है, जबकि इसके केस में कम एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये ब्रीथिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।